एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ तुमसे। क्वेश्चन इज कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ a gaseous mixture. Calculate the volume of gaseous mixture containing 14 gram nitrogen, 14 gram nitrogen and 22 gram CO2 and 22 gram CO2. Question is calculate the volume of a gaseous mixture containing 14 gram nitrogen and 22 gram CO2. करो इस क्वेश्चन का आंसर, बताओ क्या होगा। वी हैव ए गैसियस मिक्सचर, एक कंटेनर है जिसमें नाइट्रोजन गैस भी है, CO2 गैस भी है। नाइट्रोजन 14 ग्राम है, CO2 22 ग्राम है। बताओ इसका कितना वॉल्यूम है। करो इस क्वेश्चन को, और जल्दी और फास्ट होना चाहिए ये क्वेश्चन। जिसका हो जाए ये वाला क्वेश्चन वो मेरे को हैंड रेस करके आंसर बताना। Sir, 22.4 liter. 22.4 liter. 22.4 लीटर इज द राइट आंसर, वेरी गुड। सबका आ रहा है 22.4 लीटर। Yes, sir. देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, वॉल्यूम कैलकुलेट करना था, गैसियस मिक्सचर कंटेनिंग 14 ग्राम नाइट्रोजन एंड तुम्हारा जो भी था 22 ग्राम CO2। पहले तो हम दोनों के मोल्स निकाल लेते हैं। अगर मैं पहले मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालूं तो कितना आ जाएगा, 14/28, दैट मीन 0.58, 0.5 सॉरी 0.5, क्योंकि नाइट्रोजन का मोलर मास 28। इसी तरीके से मैं मोल्स ऑफ CO2 निकालूं तो वो क्या, गिवन मास अपन मोलर मास इसका 44, ये भी आ जाएगा 0.5। टोटल मोल्स ऑफ गैस कितने आ जाएंगे, टोटल मोल्स ऑफ गैस अगर देखूं तो 0.5 प्लस 0.5 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अगर एक ही मोल है गैस का, एक ही मोल है गैस का, यहाँ पे एसटीपी मेजर करना मैं भूल गया, एट एसटीपी ही निकालना था। तो एक ही मोल है गैस का, तो वॉल्यूम एट एसटीपी कितना होगा, वॉल्यूम एट एसटीपी कितना होगा, 22.4 लीटर। सिंपल, ठीक है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन। क्योंकि गैस से मैटर नहीं करता, गैस मैटर नहीं करती, क्योंकि मैंने जब उसकी डेफिनेशन लिखाई थी मोल की इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो मैंने क्या लिखा था वहां पे, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट एसटीपी, किसी भी गैस का वॉल्यूम एट एसटीपी, तो चाहे वो N2 हो चाहे CO2 हो, आधा वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई कर लेगा, आधा ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, टोटल एक ही मोल बन रहा है, तो एक मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, 22.4 लीटर। बोलो समझ में आ गया ये क्वेश्चन सबको, किसी को डाउट इस क्वेश्चन में, एनीबॉडी, नो डाउट, ठीक है। डाउट नहीं है तो ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो।
ये मिटा दो क्वेश्चन, लिखना तो नहीं किसी ने। करो, ये क्वेश्चन हो जाए तो हैंड रेस करके इसका भी आंसर बताना। सर सेकंड का आंसर है 11.2 लीटर। 11.2 लीटर इज द राइट आंसर, वेरी गुड, सही है। बाकी लोगों का भी 11.2 लीटर आ रहा है या नहीं, या कर रहे हो अभी? कर लो कर लो। हाँ भी हो गया ये वाला क्वेश्चन सबका। सर अभी नहीं हुआ, कर रहा हूँ। थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा हमें इसमें, क्योंकि एक साल में 2 साल का सिलेबस कवर करना है, ठीक है, तो इस हिसाब से हमें स्पीड थोड़ी पकड़ के रखनी पड़ेगी। सर हो तो गया पर आंसर ये नहीं आ रहा है, अलग आ रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं फिर, एक बार सोल्यूशन देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा क्या गलती है। देखो 160 ग्राम SO2 है, उसमें से इतने मॉलिक्यूल्स रिमूव किए हैं, बताना है कितना वॉल्यूम होगा रिमेनिंग गैस का। अच्छा, 160 ग्राम के हिसाब से पहले मोल्स निकाल लो। मोल्स ऑफ SO2 कितने आएंगे? 160 अपॉन इसका मोलर मास कितना होता है SO2 का? 80, ये 64, 64, हाँ 64 होता है। 80 तो SO3 का होता है शायद। हाँ तो 64 डिवाइड बाई 160, ये कितने पे जाएगा? 2.5 पे। तो मेरे पास कितने मोल्स आ गए SO2 के? 2.5 मोल्स आ गए, ठीक है। अब इसमें से इतने मॉलिक्यूल्स रिमूव करने हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स रिमूव करने हैं इसके भी मोल्स निकालने हैं अगर, तो ऐसा निकालने हैं यहाँ पे मोल्स रिमूव्ड, जितने मॉलिक्यूल्स रिमूव करने हैं वो कैसे निकालेंगे? 12.04 इंटू 10⁻24 डिवाइड बाय Na करना पड़ेगा, गिवन पार्टिकल्स अपॉन Na। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये देखो, इस पॉइंट को अगर मैं इधर ले जाऊं, ये 1.2 है ना, इसको 12.04 कर दूं तो ये 23 हो जाएगा ना, ये 23 हो जाएगा। तो 6 2 12 हो जाएगा, और ये 23 कट जाएगा, तो ये मोल्स रिमूव कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे मोल्स रिमूव। अब इतने मोल्स थे, इसमें से इतने मोल्स रिमूव करने हैं, तो मोल्स लेफ्ट कितने बचे? मोल्स बचे कितने? 2.5 माइनस 2, दैट मीन 0.5 बचे। तो मोल्स जितने बचे तो उसने वॉल्यूम पूछा था, तो वॉल्यूम कितना आएगा? वॉल्यूम अगर मोल्स पता हो तो वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं? 22.4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0.5 इंटू 22.4 करोगे तो कितना आ जाएगा? 11.2, कितना आ जाएगा? 11.2 लीटर। बोलो, समझ में आया क्वेश्चन? बोलो, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन, या किसी कोई डाउट है किसी को? जी सर। देखो किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन हो, चाहे वो सिली क्वेश्चन ही क्यों ना हो, पूछो जरूर, ठीक है। पूछोगे तभी तो चीजें क्लियर होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करो अब एक बार, ये वाला क्वेश्चन करो। किसी को लिखना हो तो बता सकता है मेरे को, मैं
नहीं मिटाऊंगा। इसका हो जाए क्वेश्चन, हैंड रेस करके आंसर बताना। ट्वेंटी टू पॉइंट फोर, आशा का है 25.088, चंचल का 22.4। राइट आंसर है 25.088। राइट आंसर इज 25.088। देखें एक बार कैसे किया इस क्वेश्चन को। उसने मोलर मास पूछा एक सब्सटेंस का, एक सब्सटेंस का मोलर मास पूछा है, उसकी डेंसिटी हमें गिवन है एसटीपी पे। डेंसिटी देखो क्या है, 1.12 ग्राम पर लीटर। इसका मतलब क्या हुआ, एक लीटर में इतना ग्राम मास है। अगर 1 लीटर वॉल्यूम हो इस सब्सटेंस का तो उसका मास कितना होगा, 1.12 ग्राम होगा। मैं सर इससे कहता हूँ 1 लीटर होगा अगर सब्सटेंस तो मास कितना होगा, 1.12 ग्राम। यही तो मतलब हुआ इस डेंसिटी का, ये मतलब हुआ ना 1 लीटर पर 1 लीटर वॉल्यूम इतना मास, तो 1 लीटर कितना होगा। तो 1 लीटर का इतना मास है तो 22.4 लीटर का कितना होगा। अब मैंने 22.4 लीटर का क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है 22.4 लीटर एसटीपी किसके इक्वल होता है, 1 मोल। और मोलर मास पूछा हुआ है तो मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल। तो ये 1 मोल ही तो होता है। तो 22.4 लीटर का अगर मैं मास कैलकुलेट कर लूं तो मैंने इनडायरेक्टली मोलर मास ही कैलकुलेट कर लिया ना, मैंने मोलर मास ही कैलकुलेट कर लिया। और इन दोनों का अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर वही आएगा जो बोला था, 25.088 ग्राम। So this is the molar mass because this is the mass of 1 mole। ठीक है, 1 मोल 22.4 लीटर के इक्वल होता है एट एसटीपी, और यहाँ पे एसटीपी पे ही बोला था। बोलो समझ में आया क्वेश्चन। हाँ भाई, क्लियर। बोल दिया करो यस नो, कुछ कोई रिस्पॉन्स तो दिया करो, ऐसे बैठे रहते चुपचाप। Yes, sir. हाँ, जी बी एक्टिव इन क्लास, ऐसे नहीं बैठे रहना। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवरेज, एवरेज मोलर मास और एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैसियस मिक्सचर। ठीक है, तो अगर मान लो मेरे पास गैसियस मिक्सचर है, मतलब एक कंटेनर है जिसमें अलग अलग टाइप की गैसेज है, मे बी O2, N2, CO2, एक कंटेनर में अलग अलग टाइप की गैसेज है, तो उसका अगर मेरे को एवरेज मोलर मास निकालना हो या एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना हो, दोनों का मतलब सेम ही है, तो मैं कैसे निकालूंगा। मैं जस्ट एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाऊंगा, क्योंकि एवरेज निकालनी है ना, एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालूंगा, ऊपर आ जाएगा टोटल मास ऑफ गैसियस मिक्सचर, जितना भी मास है टोटल गैसियस मिक्सचर का, वो नीचे आ जाएंगे कितने मोल्स है, कितने मोल्स है। क्योंकि मोलर मास क्या होता है, 1 मोल का मास, 1 मोल का मास। अब यहाँ पे एवरेज निकालनी है तो एवरेज कैसे निकालेंगे, सबका मास डिवाइड बाय जितने मोल्स है, सबका मास डिवाइड बाय जितने मोल्स है, दैट इज द एवरेज मोलर मास। ठीक है, एवरेज मोलर मास। तो इसको एक एग्जांपल के जरिए करते हैं तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक गैसियस मिक्सचर है, गैसियस मिक्सचर contain 3 moles, contain 3 moles of N2, 2 moles of O2
and 5 moles of CO2 and 5 moles of CO2। तो बताओ इसका एवरेज मोलर मास क्या होगा? कैलकुलेट एवरेज, करोगे एक बार? करो एक बार इसको, एक बार करना। मैं जस्ट 1 सेकंड में आया, मैं जस्ट एक मिनट में आया, ठीक है? करना इसको एक बार। हाँ भाई, हो गया। हेलो, आवाज आ रही है मेरी सबको? हो गया? क्या आंसर है इसका? हद होगी, कुछ आंसर ही नहीं आया। देखो भाई, एवरेज मोलर मास निकालना था। क्या बोला ऊपर? क्या आएगा? टोटल मास। मास कैसे निकालोगे? देखो, 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है, 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन का मास कैसे निकालोगे? 1.04 आए। 1.04 आया तो गलत आया। नाइट्रोजन का मोलर मास 10.04। एक बार देख लो, नाइट्रोजन का मोलर मास कितना है? 28। तो मोल्स इंटू मोलर मास किया तो नाइट्रोजन का मास आ गया, प्लस 2 × 32 ये ऑक्सीजन का मास आ गया, प्लस 5 × 44 ये CO2 का मास आ गया। ये ऊपर तो आ गया टोटल मास, नीचे क्या रखने पड़ेंगे? टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कैलकुलेट कर लो तो कितने आ जाएंगे? 3 + 2 + 5। इसको कैलकुलेट कर लो, ये क्या आ जाएगा? 84। 28 3 ज़ा 32 64 प्लस 44 × 5 होता है 220। डिवाइड बाय करोगे 10, ये सब ऐड करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा 368/10, मतलब 36.8 आंसर आएगा। 36.8। यही तो किया मैंने ऊपर, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। बताओ, ये आंसर आया था किसी का? ये डिट्टो आंसर आया था किसी का? नहीं सर। नहीं आया था, कोई बात नहीं। आप समझ गए ना? समझ गए ना क्या गलती यस की है? सर। हम्म।
ठीक है, लिखना है तो लिख लो, इसको राइट डाउन कर लो अगर लिखना है। हम नेक्स्ट टॉपिक पे जंप कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है भाई, चलो लिख लिया, आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखो। नेक्स्ट हमें कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस पढ़नी है। मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। वैसे तो मैंने बार बार ये चीज बताई है कि ये गैसेस के बारे में अच्छे से बातचीत तो हम करेंगे अपना जो गैसियस स्टेट वाला चैप्टर है उसी में। वॉल्यूम, प्रेशर कैसे डिपेंड करता है एक दूसरे पे, ये वो सब चीजें हम पढ़ेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस क्या होती है, रियल गैस क्या होती है, ये सब कुछ गैसियस स्टेट वाले चैप्टर में आएगा। बट अभी जस्ट हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे इसका, और कुछ नहीं। तो मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस को क्या मतलब, हम गैसेस को किस किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, किस किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे द करेक्टरिस्टिक्स the characteristics of gases are described fully in terms of fully in terms of four four parameters or measurable properties और measurable मतलब मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस क्या है कि ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स है जिसमें हम गैसेस को पूरी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। गैसेस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको डिफाइन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दीज फोर पैरामीटर्स, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज मेजरेबल प्रॉपर्टीज। मतलब ये चीजें अगर हम गैसेस के लिए डिफाइन कर दे तो हमें गैसेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हाँ, गैस का वॉल्यूम इतना है, गैस का टेम्परेचर इतना है, गैस का मास इतना है, गैस का प्रेशर इतना है। तो इस तरीके से ये कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है, जिससे हम गैसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसमें से वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वॉल्यूम, जिसके बारे में हमने 1 मोल की तरह डिफाइन किया था कि 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज दिस मच वॉल्यूम। बट वॉल्यूम एक्चुअल में है क्या, वो क्या है, तो बता सकते हैं वॉल्यूम क्या है, गैस का वॉल्यूम क्या होता है। एनीबडी जो डिफाइन, क्योंकि तुमने पढ़ा है 11th 12th, ऐसा नहीं है कि तुम पहली बार 11th में आ रहे हो, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि क्या होता है वॉल्यूम। अभी जो हम बात कर रहे थे 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, बट इस वॉल्यूम का मतलब क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय दिस वॉल्यूम। क्या ये वॉल्यूम ये है जो ये मॉलिक्यूल्स, मान लो एक मॉलिक्यूल है उसका साइज इतना है तो ये वॉल्यूम, इसका कुछ रेडियस होगा, तो मान लो ये वॉल्यूम इसका जैसे 4/3 पाई और का पाई आर क्यूब वॉल्यूम आएगा मान लो। तो क्या हम इस वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, हम किस वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, कोई बताएगा। अब देखो, चाहे आंसर सही दो गलत दो, जो बोलेगा और गलत भी जवाब देगा मेरी नजरों में तो वही अच्छे से पढ़ रहा है। अगर जिसको सही जवाब पता है वो चुप है, तो वो मेरी नजरों में उसको कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस हिसाब से तुम्हें इंटरेक्टिव बनना पड़ेगा। अगर मैंने कुछ पूछा है तो यू हैव टू स्पीक। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं होगा, वॉल्यूम पहली बार सुना है। बोलो। गैस का वॉल्यूम, हाँ भूमि बोलो। 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम 22.4 होता है, ऐसा कुछ। 1 मोल ऑफ गैस। मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। हाँ, तो बट ये वॉल्यूम है क्या, क्या वॉल्यूम है ये। मतलब अगर मान लो मैं आपको 1 मोल गैस दे दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 1 मोल गैस दूं, 1 मोल गैस का मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 32 ग्राम ऑक्सीजन दे दूं, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन मतलब 1 मोल ऑक्सीजन। तो 1 मोल ऑक्सीजन दे दूं तो इसका वॉल्यूम, अब इसका वॉल्यूम कैसे डिसाइड होगा, मतलब इसका वॉल्यूम 22.4 लीटर कैसे होगा।
अगर 1 मोल गैस में, तो आप एक रूम में बैठे हो, बहुत बड़ा रूम है, और 1 मोल गैस उस रूम में ट्रांसफर कर दी जाए, तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर हो सकता है क्या? देखो सुनो ध्यान से मेरी बात, पता नहीं तुमने क्या ही पढ़ा 11th 12th में, पर चलो सुनो ध्यान से। वॉल्यूम क्या होता है किसी भी गैस का? किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या होता है? जिस भी कंटेनर में उसको रख दोगे वही उस गैस का वॉल्यूम होगा। मतलब तुम सिंपल सी बात बोलो, वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस is actually the volume of container in which gas is kept, in which gas is kept, oh sorry, वॉल्यूम ऑफ गैस सिंपली क्या है? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है। जिस भी कंटेनर में तुम गैस को रखोगे, गैस का वॉल्यूम वही होगा। वॉल्यूम ऑफ गैस इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच द गैस इज केप्ट। ठीक है, समझ रहे हो बात को? चाहे अब मान लो आपको मैंने 1 मोल गैस दे दी, जैसे मैंने आपको 32 ग्राम ऑक्सीजन दी थी, 1 मोल ऑक्सीजन दी थी, तो उसको 1 लीटर वाले कंटेनर में डाल दोगे तो उसका वॉल्यूम 1 लीटर हो जाएगा। चाहे 5 लीटर वाले कंटेनर में डाल दोगे, उसका वॉल्यूम 5 लीटर हो जाएगा। क्योंकि गैसेज आर इनफाइनाइट एक्सपेंसिबिलिटी होती है उनकी, वो जितना मर्जी चाहे एक्सपेंड कर सकती है। उनमें इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इतनी वीक होती है, इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इतनी वीक होती है कि वो जिस भी कंटेनर में जाएंगी दूर दूर चली जाती हैं, उस पूरे कंटेनर में जाके फैल जाती है, मतलब एंटायरली पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेती है। तो जैसे 1 मोल गैस तुम बहुत ही बड़े कंटेनर या बहुत ही बड़े रूम, फॉर एग्जांपल 20 लीटर वाले वॉल्यूम में डाल दोगे 1 मोल गैस को, तो वो पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगी। 50 लीटर वाले में डाल दोगे, उसको भी पूरे को ऑक्यूपाई कर लेगी। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द गैस। ठीक है, कि वो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इतनी वीक होती है कि वो सारे एंटायर स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है, जितना अवेलेबल होता है, जितना अवेलेबल होता है। बोलो समझ में आई ये चीज? बोलो समझ में आई चीज? Yes, sir. बट अब सवाल ये है, इतना तो समझ आ गया। सवाल अब ये है कि, या फिर यहाँ पे बिकॉज डाल के लिख भी सकते हैं, बिकॉज देयर इज वीक, या देयर आर weak intermolecular forces of attraction. There are weak intermolecular forces of attraction between the molecules of gas. Between the molecules of gas. ठीक है, वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिस वजह से वो जिस भी कंटेनर में डालते हैं, वो क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर जा सकते हैं उसमें, तो वो एंटायर स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती हैं, जितना उसको हम अवेलेबल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करवाते हैं। बट अब इसमें सवाल ये है, तो फिर हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर? हम ऐसा कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि अगर मैं 1 मोल गैस को 1 लीटर कंटेनर में डाल दूं तो उसका वॉल्यूम 1 लीटर हो जाएगा। चाहे मैं 500 ml वाले कंटेनर में डाल दूं तो 1 मोल गैस का उतना वॉल्यूम हो जाएगा। चाहे मैं 100 लीटर वाले कंटेनर में डाल दूं तो उसका वॉल्यूम 100 लीटर हो जाएगा। तो 22.4 लीटर क्यों बोला जा रहा है? ये बता सकता है ऐसा क्यों हो रहा है? 22.4 लीटर यहाँ पे क्यों बोला जा रहा है, बताओ। बोलो भाई, एक सिंपल सा सवाल पूछा है मैंने। ऑफलाइन क्लास में होते तो फिर तो तुम्हें बताता, मैं कान पकड़ पकड़ के तुमसे पूछता, बट अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। तो तुम लोग बोलोगे नहीं कुछ।
हाँ सलोनी बोलो। सर कंडीशन के थे आवाज सही नहीं आ रही आपकी, बिल्कुल सही नहीं आ रही आवाज। प्रेशर बढ़ हम लेते हैं आइडियल केस आइडियल गैस, आइडियल गैस में फिर कंडीशन रखते सर हैं ना, प्रेशर 1 atm हो, N 1 मोल हो और R भी रखते हैं, फिर T रख के ऐसे करके 22.4 मीटर जाते हैं। अभी आइडियल गैस को दिमाग से निकाल दो, अभी आइडियल गैस को दिमाग से निकाल दो, ठीक है। वो जब आइडियल गैस वाला चैप्टर आएगा तब देखेंगे। नॉर्मली अगर सोचो तुम, तो क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर रखते हैं ना। तो फिर प्रेशर को मेंटेन कैसे करें? मान लो मैंने 100 लीटर का कंटेनर रख दिया, तो अब इसमें क्या करें? देखो अब ध्यान से सुनो, मैंने जस्ट तुम्हारी, मेंटेन मतलब चलो सुनो एक बार मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरा काम है तुम्हारे दिमाग में क्यूरियोसिटी पैदा करना, ठीक है, कि तुम्हें सवाल पूछने का थोड़ा क्रेज आए, ठीक है। अब देखो सीन क्या है। सीन ये है कि अगर मैं 1 मोल गैस लूं, अगर मैं 1 मोल गैस लूं और उसको मान लो 50 लीटर वाले कंटेनर में डाल दूं, उसको 50 लीटर वाले कंटेनर में डाल दूं, ठीक है, मैंने डाल दिया। अब देखो टेम्परेचर तो मेरे हाथ में है, टेम्परेचर तो मेरे हाथ में है, टेम्परेचर तो मानो मैंने इसका कर दिया 298, सॉरी 273 केल्विन, टेम्परेचर तो मैंने इसका कर दिया 273 केल्विन, ठीक है, वो मेरे हाथ में है। प्रेशर मेरे हाथ में नहीं है। इफ इट इज अ क्लोज्ड कंटेनर, इफ इट इज अ क्लोज्ड कंटेनर, प्रेशर मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। तो अगर ये 50 लीटर का कंटेनर है और 1 मोल वॉल्यूम है, 50 लीटर का कंटेनर है, 1 मोल वॉल्यूम है, टेम्परेचर इतना है, तो प्रेशर कभी भी 1 atm नहीं हो सकता, प्रेशर कभी भी 1 atm नहीं हो सकता। और अगर मैं इसी कंटेनर को 50 लीटर की जगह 22.4 लीटर ले लूं, इसी कंटेनर को 50 लीटर की जगह 22.4 लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ गैस ऑटोमेटिकली 22.4 लीटर हो गया। 1 मोल गैस मैंने डाली है, टेम्परेचर मैंने इतना रख रखा है, तो प्रेशर ऑटोमेटिकली 1 atm हो जाएगा, प्रेशर ऑटोमेटिकली 1 atm हो जाएगा। दिस इज द थिंग। तो इतना वॉल्यूम इतने प्रेशर और टेम्परेचर पे ही, इतने टेम्परेचर प्रेशर पे ही पॉसिबल हो पाता है। पर ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है कम, वॉल्यूम तो हम खुद डिसाइड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कंटेनर, क्योंकि उसको जिस भी कंटेनर में डालोगे उतना हो जाएगा। हाँ एक काम कर सकते हैं हम, एक काम कर सकते हैं कि वॉल्यूम इस तरीके से एक पिस्टन लगा दूं, अगर मैं इस तरीके से एक पिस्टन लगा दूं, ये पिस्टन जो है वो मूव कर सकता है ऊपर नीचे, ये पिस्टन मूव कर सकता है ऊपर नीचे। तो अगर ये पिस्टन मूव कर सकता है तो फिर वॉल्यूम चेंज हो सकता है। बट अगर मैं क्लोज्ड कंटेनर ले लूं, अगर क्लोज्ड कंटेनर ले लूं तो फिर वॉल्यूम फिक्स हो जाता है, फिर वॉल्यूम क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। तो अगर पिस्टन वाला केस ले लूं, तो अगर अब मैं ऊपर से प्रेशर बढ़ाऊंगा, एक्सटर्नल प्रेशर ऊपर से बढ़ाऊंगा, तो पिस्टन नीचे आ सकता है, तो वॉल्यूम कम हो सकता है। तो फिर हम इस केस में बोल सकते हैं हाँ कि अगर मैं इतना प्रेशर रखूंगा, इतना प्रेशर रखूंगा, तभी वॉल्यूम कितना होगा 22.4। अगर इससे ज्यादा प्रेशर कर दूंगा तो पिस्टन नीचे आ जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। मान लो पिस्टन यहाँ आ गया तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और इससे कम प्रेशर कर दूंगा तो पिस्टन ऊपर चला जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो पिस्टन वाले एग्जांपल में तो सही है, क्लियर है, क्लियरली समझ आ रहा है। बट क्लोज्ड कंटेनर के टाइम अगर मैं इतना फिक्स वॉल्यूम रख दूंगा जो कि चेंज नहीं हो सकता, तो प्रेशर भी 1 atm कभी नहीं हो पाएगा। अगर मैं 1 मोल गैस ले रहा हूँ, वो तभी हो पाएगा अगर 22.4 लीटर वॉल्यूम लूं, 1 मोल गैस लूं, इतना टेम्परेचर लूं, तो प्रेशर तभी 1 atm हो पाएगा। बोलो समझ में आई ये चीज? बोलो भाई, क्लियर हुई ये चीज? जी सर। ठीक है। अभी सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो हिंदी में। मैंने हिंदी में बोला है, आई थिंक इंग्लिश में बोला है क्या मैंने? हिंदी में बोला है ना? तो सर दोबारा एक्सप्लेन कर दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ प्रेशर के बाद। अब एक बार प्रेशर पढ़ा दूं, क्योंकि प्रेशर तुम्हें पता नहीं है क्या है, एक बार प्रेशर पढ़ा दूं क्या है, फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। एक बार प्रेशर समझ में आ जाए क्या है। ओके सर।
तो मैं हिंदी में तो बोल रहा हूँ वैसे, क्या मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ? मुझे ये नहीं समझ आया। चलो जो भी है। अच्छा, अब वॉल्यूम कवर हो गया। तो वॉल्यूम को एक एक बार इसके कुछ यूनिट देख लेते हैं वॉल्यूम के, जो हमें अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हेड, यहाँ पे लिख दो यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। यूनिट अगर देखें हम, तो ऐसा यूनिट क्या होते हैं वॉल्यूम के? मीटर क्यूब। ठीक है, सीजीएस यूनिट क्या होते हैं? सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और इसमें चीजें कुछ पता होनी चाहिए। एक चीज तुम अच्छे से रट लो इसमें, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 ml होता है। इसको अच्छे से रट्टा मार लो, इससे बाकी सब चीजें हो जाएंगी। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 ml। अब देखो बाकी चीजें कैसे हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 ml है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 ml। तो मतलब मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर। तो यहाँ पे लीटर और तुम्हें सेंटीमीटर क्यूब में रिलेशन मिल गया। अब मान लो लीटर का रिलेशन चाहिए तुम्हें मीटर क्यूब में। तो ये देखो, तुम्हें पता है 1 लीटर इक्वल्स टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब होता है। एक सेकेंड, अब देखो 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मच सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। सो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हाउ मच मीटर? 1/100 मीटर। सही है। तो इस सेंटीमीटर की जगह पे, इस सेंटीमीटर की जगह पे क्या मैं 1/100 मीटर रख सकता हूँ? तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/100 मीटर का क्यूब। सेंटीमीटर की जगह पे 1/100 मीटर रख दिया और क्यूब का क्यूब हो गया। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 10⁻³ इंटू ये क्या होगा? 10⁻6 ऊपर आ गया 10⁻−6 हो जाएगा मीटर क्यूब। तो अल्टीमेटली 1 लीटर किसके इक्वल आ जाएगा? 10⁻³ मीटर क्यूब में। 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। ये रिलेशन होगा लीटर और मीटर क्यूब के बीच में, लीटर और मीटर क्यूब के बीच में। बट तुम्हें एक चीज याद कर लो, उससे तुम सब चीजें खुद ब खुद डिराइव कर सकते हो, अगर एक चीज याद है तुम्हें तो। ठीक है, एक चीज याद है तो बाकी चीजें खुद ब खुद हो जाएंगी। क्लियर हो गया? बोलो भी, क्लियर है? Yes, sir. शुक्र है बोला किसी ने। चलो भी आगे बढ़े, इतना लिख लो यहाँ पे एक बार यहाँ तक लिख लो। सर एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेजरेबल प्रॉपर्टी है प्रेशर। प्रेशर सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रेशर। प्रेशर देखो बेसिकली क्या होता है गैस का, यहाँ पे लिखो प्रेशर ऑफ अ गैस। प्रेशर ऑफ अ गैस is the force exerted, is the force exerted by the gas, by the gas molecules per unit area, per unit area of the walls, of the walls of the container, of the walls of the container
in all directions, in all direction. This is the meaning of pressure. देखो, मान लो एक कंटेनर है, उसमें मैंने गैस रखी हुई है, तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे। अब ये गैस के मॉलिक्यूल्स इधर उधर घूमते रहते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं, कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं। तो ये जब ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं तो आपस में भी कोलिजन करते हैं, और इस कंटेनर की वॉल के साथ भी कोलिजन करते हैं। कोई इस तरफ कोलिजन कर रहा है, कोई इस तरफ कोलिजन कर रहा है। तो इस कंटेनर की वॉल के साथ टकराते रहते हैं ये मॉलिक्यूल्स, अपने साथ भी आपस में भी कोलिजन करते हैं, और इस कंटेनर की वॉल के साथ भी टकराते रहते हैं इन ऑल द डायरेक्शन। तो जब इन कंटेनर की वॉल के साथ टकराते हैं तो कोई फोर्स एक्सर्ट करते हैं इस वॉल पे, ये किसी पर्टिकुलर फोर्स के साथ टकराते हैं ना, कोई पर्टिकुलर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से टकराए तो कोई फोर्स एक्सर्ट हुई ना इस पे। तो जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं ये मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं ये गैस मॉलिक्यूल्स, दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रेशर। क्योंकि प्रेशर तुमने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। कि एक मान लो किसी चीज पे कोई फोर्स लग रही है पर यूनिट एरिया, उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रेशर बोल देते हैं। तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स वॉल्स पे टकरा के जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं पर यूनिट एरिया, उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रेशर ऑफ गैस। तो बेसिकली यहाँ पे प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, तो वही चीज होगी। ठीक है, बस इतनी सी बात है इसमें, क्लियर है। तो वैसे इसमें मैं अब ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहता, क्योंकि ज्यादा बातचीत तो इसके बारे में हम करेंगे गैसीय स्टेट वाले चैप्टर में। तो इसको मैं यहीं पे अभी छोड़ देना चाहता हूँ, इतना बहुत है अभी, बाकी ज्यादा बातचीत करेंगे हम गैसीय स्टेट वाले। अभी सब बस इतना समझ लो प्रेशर है क्या। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर को मेजर कैसे कर सकते हैं, हमारे पास बैरोमीटर होता है, मैनोमीटर होता है, उसकी हेल्प से हम इसको मेजर कर सकते हैं। ये मेजर करना बैरोमीटर मैनोमीटर से, और एक्चुअल में इसका मतलब देखना, टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे गैसीय स्टेट वाले चैप्टर में। हाँ, इतना मैं बता दूं, ये प्रेशर ऑफ गैस बेसिकली हो किसकी वजह से रहा है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से ना। ये पॉइंट एक लिख सकते हो तुम, ये पॉइंट हेल्प करेगा हमें। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, प्रेशर exerted by a gas is due to kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, हाफ mv स्क्वायर, is due to kinetic energy of the molecules. और चलो ये भी बात लिख ही लेते हैं। एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स increases as the temperature is increased, as the temperature is increased। तो देखो क्या चीज है, ये प्रेशर जो गैस का प्रेशर है ये किसकी वजह से आ रहा है, ये गैस का प्रेशर किसकी वजह से आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से तो आ रहा है। क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, इधर उधर घूमते जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से, और फिर जाके ये वॉल पे टकरा रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी ये वॉल पे टकरा रहे हैं ना, तो इसी वेलोसिटी की वजह से तो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है इनके पास, मॉलिक्यूल्स के पास, या किसी भी बॉडी के पास। अगर वो बॉडी कोई मोशन कर रही है विद द पर्टिकुलर वेलोसिटी v, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। ये फिजिक्स में तुमने पढ़ा होगा। वैसे मॉलिक्यूल्स अगर किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी v से मूव कर रहे हैं तो इनके पास भी काइनेटिक एनर्जी है। उसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही तो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, क्योंकि उसी वेलोसिटी की वजह से जब ये वॉल पे टकराए तो उसकी वजह से क्या हो, प्रेशर क्रिएट हो। तो इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से प्रेशर क्रिएट हो रहा है। और अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है। और ये क्यों होती है, वैसे तो सिंपल सी चीज है, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, हीट दोगे, तो उनके पास एनर्जी आएगी, मॉलिक्यूल्स के पास मॉलिक्यूल पास जब एनर्जी आएगी हीट की फॉर्म में, तो ऑब्वियसली उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो वो इधर उधर और तेजी से भागने लग जाएंगे, रैंडम मोशन बढ़ जाएगा। तो बेसिकली वैसे तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे डिटेल में गैसीय स्टेट वाले चैप्टर में, बट अभी सिंपल से समझो
जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो वो एनर्जी किस में ट्रांसफर हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, अगर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो प्रेशर जो है वो गैस का बढ़ जाएगा, प्रेशर जो है वो गैस का बढ़ जाएगा। समझ रहे बात को? बोलो प्रेशर क्लियर? किसी को डाउट प्रेशर में? किसी को डाउट प्रेशर में क्या है? नो? तो अब यूनिट्स देख लेते हैं प्रेशर के। डाउट हो तो प्लीज पूछ सकते हो। यूनिट्स ऑफ प्रेशर, तो यूनिट देख लो प्रेशर के। इसके ऐसा यूनिट क्या होंगे? देखो फोर्स अपॉन एरिया है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएंगे, ऐसे तो फिजिक्स में तुम्हें पता ही है सब कुछ। और इसके सीजीएस यूनिट क्या होते हैं? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स के सीजीएस यूनिट क्या होते हैं? डाइन, और मीटर की जगह सेंटीमीटर आ गया। अच्छा, 1 न्यूटन इक्वल्स टू हाउ मच डाइन? क्या होता है? 10⁵ डाइन होता है। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन, एंड 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना? 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर देखेंगे, 1 न्यूटन की जगह पे 10⁵ डाइन आ गया, 1 मीटर स्क्वायर की जगह पे 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रिलेशन आ गया इसके, इन दोनों के बीच में। क्या रिलेशन आया? यहाँ पे लिख रहा हूँ, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये याद रख सकते हो तुम। ये तो फिजिक्स में भी तुम करोगे अच्छे से, फिजिक्स में भी काम आएगा, यहाँ भी आएगा, तो ये नोट कर सकते हो तुम चीजें। बोलो क्लियर है? बट केमिस्ट्री में हम इन यूनिट्स का यूज ना के बराबर करते हैं। केमिस्ट्री में इन यूनिट्स का हम ज्यादा यूज करते हैं, उसको देखते हैं अभी, ठीक है? उसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है तो बढ़िया है। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज यहाँ तक लिख लो एक बार अच्छे से। सर क्लियर। लिखो यहाँ तक। मैंने तुम्हें पार्ट 2 के भी क्वेश्चन दिए थे ना, आई थिंक उस शीट में पार्ट 2 के भी क्वेश्चन दिए थे 1 to 24। दिए थे या नहीं? दिए थे सर। वो किए नहीं सर, सॉल्व? वो सॉल्व नहीं किए? सर नहीं किए सॉल्व? 10 कर लिए। हैंड रेज करो जिसने 1 to 24 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। वो हैंड रेज करो जिसने वो 1 to 24 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वो वाले बंदे हैंड रेज करना। वंशिका ने किए थे, ओके। भूमि ने किए थे, सलोनी ने किए थे। तो वंशिका, भूमि, सलोनी, क्या तुम्हें डाउट नहीं आया उन क्वेश्चन में कोई? नहीं आया कोई डाउट? इन क्वेश्चन में पूछना। आवाज क्लियर नहीं आई बिल्कुल भी। सर 16 क्वेश्चन में। तो पूछा क्यों नहीं जब मैं बोल रहा था शीट डिस्कस करनी है, तो तब पूछा क्यों नहीं? बोल देते, मुझे ध्यान नहीं रहा, तो तुम्हारा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि बोल देते कि सर वो भी था। चलो जो भी है, अब उसको नेक्स्ट टाइम ही डिस्कस करेंगे, ठीक है? यहाँ तक लिख लिया, आगे बढ़े? ठीक है। अब इसके जो सबसे फेमस यूनिट है, जो केमिस्ट्री में हम यूज करते हैं, वो क्या होता है? 1 atm। 1 atm का रिलेशन देखना आप सबके साथ। 1 atm का, अच्छा एक चीज मैं तुम्हें पहले बता दूं, ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है,
इसको हम पास्कल भी बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी बोला जाता है, ठीक है, इसका बात का ध्यान दो। 1 ATM एक बहुत ही फेमस यूनिट, 1 ATM किसके इक्वल होता है, 101,325 पास्कल, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो मर्जी बोल दो, ठीक है। और इसको बार की टर्म्स में देखना है 1 ATM को, तो बस यहाँ पे पॉइंट आ जाता है 1.01325 बार, मतलब 1 ATM और 1 बार लगभग लगभग सेम होते हैं, लगभग इक्वल होते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और 1 पास्कल का रिलेशन अगर तुम देखते हो बार के साथ, तो वो क्या आएगा, 10⁻⁻5 बार। 1 पास्कल इसको 10⁻⁻5 बार। तभी पास्कल की जगह मैंने जब बार पुट किया तो ये पॉइंट इस तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। ओके, ये सब हो गया। और कोई बचा है? हाँ, एक दो और इम्पोर्टेंट यूनिट बचे हैं इसमें। हाँ, एक 1 ATM का 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है, ये जब हम बैरोमीटर में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, वहां से आती है वैल्यू। तो एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है, जब मैं बैरोमीटर के बारे में पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा। अभी सब जस्ट याद कर लो कि 1 ATM इक्वल्स टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होता है। या फिर इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 1 ATM इक्वल्स टू mm की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, 760 mm ऑफ Hg, ठीक है। और एक चीज और, 1 mm ऑफ Hg को हम 1 टॉर भी बोलते हैं। टॉर इज ऑल्सो यूनिट ऑफ प्रेशर, टॉर। तो इसलिए मैं ये भी बोल सकता हूँ 1 ATM इक्वल्स टू 760 टॉर। ये यूनिट सब अच्छे से तुम्हें याद होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमेशा यूनिट में कंफ्यूज करेगा बार बार तुम्हें, वो क्वेश्चन में यूनिट में बार बार कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। इसलिए यूनिट में कैसे किस यूनिट को किस में इंटर कन्वर्ट करना है, ये चीजें तुम्हें एब्सोल्युटली क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। सो 1 ATM इक्वल टू 760 mm था, तो इसकी जगह पे टॉर रख दिया तो कितना आ गया, 760 टॉर। गॉट इट। एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर मैं तुमसे पूछूं, कन्वर्ट 20 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 10 mm of Hg and 5 Pascal and 7 bar into ATM। 20 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 10 mm ऑफ Hg, 5 पास्कल, 7 बार, इन सब को ATM में चेंज करना है, इन सब को ATM में चेंज करना है। करो, इन सब यूनिट्स को ATM में चेंज करना है। करो, 2 मिनट हैं, जल्दी से करो। और देखो भाई, ये मैं चीज बार बार बोल रहा हूँ, देखो कुछ बंदे होमवर्क ही नहीं किया। और फिर से मैं तुम्हें सच्चाई बता दूं, फिर से बता देता हूँ सच्चाई एक बार। देखो, कितने बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं इस एग्जाम की, बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं। इवन कि अगर तुम अपनी बैच या अपनी क्लास के भी एग्जांपल लो, सपोजिंगली तुम्हारी क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे, 100 में से 90 या 95 बच्चे ऐसे होंगे जिनको क्लास में सब कुछ समझ आ रहा है, जैसे कि तुम्हें आ रहा है, और सब कुछ क्वेश्चंस भी वो कर पा रहे हैं, क्लास में बढ़िया तरीके से कॉप अप कर रहे हैं। मान लो 90 बच्चे, 100 में से 90 बच्चे ये चीज कर पा रहे हैं, 10 बच्चे बहुत ही ज्यादा, मतलब उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मतलब उनका कुछ दिमाग चल ही नहीं रहा, ठीक है, 10 बच्चे ऐसे हैं, पर 90 बच्चों को समझ आ रहा है, क्लास में बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। पर उन 90 बच्चों में से 5 बच्चे ऐसे होंगे, 5 स्टूडेंट्स जो डेली का होमवर्क कंप्लीट करते होंगे,
रेगुलरली पुराने लेक्चर्स की रिवीजन करते होंगे, जो डेली के लेक्चर है उनको भी अच्छे से रिवाइज करते होंगे, होमवर्क जितना डेली दिया है उसको कंप्लीट करना ही करना है किसी भी हालत में। ये चीजें जो एक्स्ट्रा कर लेता है वो 5 स्टूडेंट हो जाता है उनका क्लियर। तो तुम्हें भी पता है कि क्लियर होने की जो परसेंटेज है वो इतनी है, हार्डली 5%। तो देख ही पा रहे हो कि 5% ही कर पाएंगे भाई, 5 से भी करीब कम ही करते हैं वैसे, 5% ही कर पाएंगे अच्छे से। वो 5% कर 90 सकते हैं बट करेंगे 5 ही, ये सच्चाई है, क्योंकि 5 ही बच्चे इन चीजों को करेंगे। तुम देख ही रहे हो 3 बच्चे करके आए थे, कल भी देख लेना, जितना मर्जी समझा दूं वो करेंगे नहीं वो बच्चे, गारंटी है। ये वही बच्चे करेंगे, 5% बच्चे ही ये तीनों चीजें करेंगे, और जो करेंगे वही सक्सेसफुल होंगे, बाकी भूल जाओ, सीधी बात है। ठीक है, तो ये चीज मैं बार बार तुम्हें याद करा रहा हूँ। लेक्चर कितने अच्छे से अटेंड कर रहे हैं उस पर तो कुछ डिपेंड करेगा ही नहीं, दैट इज ओनली द 1% पार्ट। ये कब भूल जाओगे तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। हो गया ये, बोलो हो गया ये कन्वर्ट? कितना आया 20 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, एटीएम में कन्वर्ट किया तो कितना आया? $0.2 ATM. 0.2 एटीएम भाई, 0.25 एटीएम। 1 एटीएम और सेंटीमीटर ऑफ एच में क्या रिलेशन होता है? 1 एटीएम इक्वल्स टू 76 सेंटीमीटर ऑफ एच। तो एक एटीएम 76 सेंटीमीटर ऑफ एच के इक्वल होता है, तो इसको एटीएम में कन्वर्ट करना है, इसको एटीएम में कन्वर्ट करना है तो सिंपली क्या करना पड़ेगा तुम्हें? 76 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, 20 को 76 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। तुम्हें पता चल जाएगा कितने एटीएम। तो 20 को 76 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 0.26। तो अप्रोक्सीमेटली 25 भी सही था। ऐसे 10 mm ऑफ एच को अगर तुम्हें कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्योंकि 1 एटीएम इक्वल्स टू हाउ मच? 760 mm। तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 760 mm से करना पड़ेगा। तो 10 डिवाइड बाय 760 कितना आ जाएगा? 1/76। 1.76 एटीएम। बोलो क्लियर है? और अगर मान लो बार को कन्वर्ट करना है, 7 बार को, तो 1 एटीएम इक्वल्स टू हाउ मच बार? दिस मच बार। तो क्या करना पड़ेगा? बार में कन्वर्ट करने के लिए 7 को डिवाइड करना पड़ेगा इससे, 1.01325। तो ये कर लेना, अजीब सा आंसर आ जाएगा कुछ। ये कुछ आ जाएगा तुम्हारा 6.77। 6.77 एटीएम आ जाएगा। समझ गए? और फाइनली बचा, बस हो गया, 5 पास्कल बच गया। 5 पास्कल को एटीएम में कन्वर्ट करना है तो 1 एटीएम इक्वल्स टू हाउ मच पास्कल? दिस मच पास्कल। तो क्या करना पड़ेगा? 5 को डिवाइड करना पड़ेगा इससे, 101325। तो 5 डिवाइड बाय 101, सॉरी 5 डिवाइड बाय 101325 आ जाएगा तुम्हारा 4.93। ये आ जाएगा 4.93। बोलो क्लियर है सब आंसर्स? Yes, sir. डाउट किसी में? एनीबॉडी? ओके, नो सर। ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़े। Yes, sir. तो यहाँ पे नेक्स्ट इसमें है टेम्परेचर। थर्ड वाला है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर बेसिकली क्या है?
टेम्परेचर वैसे तो क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस बताने के लिए होता है, कितनी डिग्री ऑफ हॉटनेस है। और एक्चुअल में टेम्परेचर का क्या मीनिंग होता है ये हम अभी बात कर भी नहीं सकते। एक्चुअल में इसका टेम्परेचर का मीनिंग तुम सीखोगे थर्मोडायनेमिक्स में। बट अभी जस्ट तुम इतना बोल सकते हो कि डिग्री ऑफ हॉटनेस, और जितना हम टेम्परेचर को एक्सपैंड करते हैं उतना ही तुम्हारा बेसिकली वो एक्सपैंड कर सकता है, गैसेस एक्सपैंड कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल टेम्परेचर में तुम लिख सकते हो गैसेस एक्सपैंड ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इंक्रीजिंग द डिग्री ऑफ हॉटनेस बताता है। और बेसिकली गैसेस की टर्म्स में काइनेटिक एनर्जी को बताता है। काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से टेम्परेचर डिसाइड होता है। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मतलब उतना ज्यादा टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर मतलब उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड ट्वाइस, temperature is increased twice the square of the velocity, या फिर सीधा लिख दो v square also increases 2 times। ठीक है, तो टेम्परेचर अगर ट्वाइस इंक्रीज होता है तो v स्क्वायर भी ट्वाइस इंक्रीज होता है, v स्क्वायर स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। क्योंकि होता क्या है, ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। इन केस ऑफ गैसेस ये काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, हाफ एम वी स्क्वायर के। तो यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट ही रहेगा ना भाई, मास थोड़ी चेंज हो जाएगा। मास तो ये चीज तो कांस्टेंट है। तो मैं बोल सकता हूँ वी स्क्वायर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, टेम्परेचर। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो मैं ये बोल सकता हूँ अगर टेम्परेचर को ट्वाइस किया तो काइनेटिक एनर्जी ट्वाइस हुई। तो मतलब ये बोल सकता हूँ टेम्परेचर को ट्वाइस किया तो क्या ट्वाइस हो गया, वी स्क्वायर ट्वाइस हो गया। तो टेम्परेचर ऑफ गैस इन टर्म्स ऑफ गैसेस, अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर इज नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी, तुम ये मान सकते हो। ठीक है, और जितनी टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, मॉलिक्यूल्स और ज्यादा वेलोसिटी से इधर उधर मूव करेंगे और गैसेस को एक्सपैंड कर देंगे। ठीक है, उतना ज्यादा प्रेशर भी बढ़ेगा। समझ गए, दिस इज द मीनिंग ऑफ टेम्परेचर। अब इसके यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। तो इसके 3 स्केल होते हैं, तुम्हें पता ही है। एक डिग्री सेंटीग्रेड होता है, फ़ारेनहाइट होता है, केल्विन स्केल होता है। मैं डायरेक्टली तीनों में रिलेशन बता देता हूँ तुम्हें। तो डिग्री सेंटीग्रेड -0 अपॉन 100 - 0, डिग्री फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 212 - 32 इक्वल्स टू K - 273 डिवाइड बाय 373 - 273। इसको याद रखने का तरीका बता देता हूँ। 3 तरीके के यूनिट होते हैं इसके। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। ठीक है, एसआई यूनिट जो होते हैं इसके, एसआई यूनिट होते हैं इसके केल्विन। ठीक है, एसआई यूनिट होते हैं इसके केल्विन। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये मैंने कैसे रिलेशन कैसे डिराइव किया, ये रिलेशन तुम कैसे याद कर सकते हो। देखो ये जो चीज है, ये 32 0 273, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, कुछ भी बोल दो। ये सब चीजें क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये वाला ये वाला ये वाला। और ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट इन डिग्री सेल्सियस। ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन। तो दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन। तो इस तरीके से ये रिलेशन तुम्हें याद रहेगा। ऐसा रिलेशन डिराइव कर दो, खत्म। इस रिलेशन की हेल्प से तुम किसी को भी किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, किसी को भी किसी भी यूनिट को किसी में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मैं मान लो डिग्री सेल्सियस
डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इन दोनों चीजों को उठा लूंगा। देखो ये डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32 करूंगा तो कितना आ जाएगा 180। तो अगर मेरे को मान लो टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे 40 पुट करो, इस जगह पे 40 पुट करो और यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू कैलकुलेट कर दो। तो किसी भी यूनिट को किसी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है बहुत ही आसानी से विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। जैसे डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो ये तो और भी ज्यादा इजी। मैं इन दोनों रिलेशन को उठाऊंगा, k माइनस 273, ये 373 माइनस 273 क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल आउट। तो डिग्री सेल्सियस केल्विन का तो बहुत ही बढ़िया रिलेशन, डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू k माइनस 273। या केल्विन किसके इक्वल आ गया, केल्विन किसके इक्वल आ गया, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो अगर केल्विन में तुम्हें कोई भी वैल्यू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करना पड़ेगा। और अगर डिग्री सेल्सियस में चाहिए और केल्विन गिवन है तो 273 माइनस करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन यूज करके तुम किसी भी यूनिट को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, केल्विन को फ़ारेनहाइट में भी कर सकते हो, फ़ारेनहाइट को केल्विन में भी कर सकते हो। बस रिलेशन का याद रखो कैसे है, डिग्री सेल्सियस माइनस यहाँ पे क्या है फ्रीजिंग पॉइंट है यहाँ पे वाटर के, और ये बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग। इस तरह से तुम्हें रिलेशन पूरा याद रहेगा। बोलो क्लियर है? बोलो डाउट है किसी को इसमें? एनीबॉडी, सब क्लियर है? ओके ठीक है भाई, आज का लेक्चर फिर यहीं तक रखते हैं, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। अच्छा वो 1 मोल वाली कहानी मैं सर बताना, रुको मैं नोट कर। हाँ नोट कर लो। वो 1 मोल वाली कहानी मैं बताना भूल गया, मेरे दिमाग से निकल गया कि वो 22.4 लीटर कैसे ऑक्यूपाई करता है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्यों इतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, वो एक बार मेरे को समझाना था तो मेरे दिमाग से निकल गया। मैं अब कल नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, ठीक है? क्योंकि अभी हमें प्रेशर भी समझ आ गया क्या है, टेम्परेचर भी समझ सर आ कैन गया। आई हैव मंडे? क्या क्या बोलो, क्या बोल रहे हो? सर एक बार ये वाला रिपीट कर दो, यूनिट ऑफ यूनिट टेम्परेचर ये वाला बता दो सर एक बार। यूनिट ऑफ टेम्परेचर बता दो एक बार। यूनिट ऑफ टेम्परेचर में कुछ नहीं है, यूनिट होते हैं टेम्परेचर के अलग अलग। एक डिग्री सेंटीग्रेड होता है, एक केल्विन होता है, एक डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तुमने देखा भी होगा। जो थर्मामीटर में हम टेम्परेचर मेजर करते हैं फ़ारेनहाइट में करते हैं। तो इन तीनों को आपस में कन्वर्ट करने की ये इक्वेशन है। इक्वेशन कैसे बनाई, डिग्री सेंटीग्रेड माइनस यहाँ पे क्या है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, डिग्री सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 होता है, फ़ारेनहाइट में 32 होता है, केल्विन में 273 होता है, ठीक है? और नीचे बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है? और यहाँ पे मैंने एसआई यूनिट जो होते हैं वो केल्विन होते हैं, ठीक है? और ये यस सर, देखो, ये तो आ गया सर, ये तो आ गया, चाहिए होता ऊपर से ही। अच्छा अच्छा ठीक है, अब क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब जैसे हमें टेम्परेचर प्रेशर तीनों चीजें क्लियर होगी, टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम, तो अब मैं कल तुम्हें नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा कि वो मैं जो बता रहा था कि 1 मोल इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो किस तरीके से हो रहा है, तो वो नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, ठीक है? तो आज की क्लास फिर यहीं तक है। होमवर्क जो है तुम्हारा, एक तो रिवीजन अच्छे से कर लेना, पिछले लेक्चर रिवाइज कर लेना, जो नए बच्चे हैं जिन्होंने नहीं देखे पिछले लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स देख लेना। और होमवर्क तुम्हारा रहेगा एक्सरसाइज 1 में जो पार्ट 2 था उसके क्वेश्चन नंबर 1 to 24 तक दिए थे, अब 1 to 30 तक कर लेना उसके क्वेश्चन, 1 to 30 तक, ठीक है? और कर लेना जरूर, ठीक है? नहीं करोगे तो मेरा कुछ जाना नहीं है, ठीक है? सीधी बात है, जो भी होना है तुम्हारा होना है, ठीक है? ओके भाई, लिख लिया यहाँ ये वाला? सर लिख लिया। ठीक है चलो, बढ़िया, चलो लिख लिया सर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।